जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बल्कि आज हमारे पास नई आउटलाइन है, मैनेजिंग द रिसर्च प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि हम अपने रिसर्च के प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उस हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जितना भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं ये सारे के सारे रिसर्च पे काम कर रहे हैं। अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स को देखते जा रहे हैं और रिसर्च को कैसे मैनेज करना है, प्रपोजल क्या है, रिसर्च पेपर आ जाएगा, टॉपिक्स क्या है, रिसर्च एरिया क्या, ये हम बेसिक कंसेप्ट को आगे हमारे पास मेथड्स भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम उन मेथड्स को भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसर्च प्रोसेस, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट पहले बात हो जाए, या मैंने वैसे स्लाइड नहीं लगाई, इसकी लगानी चाहिए थी। रिसर्च प्रोसेस होता क्या है? आपको जब टॉपिक असाइन हो जाता है या आप खुद टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस रिसर्च का काम शुरू करना है। बल्कि आप ये कह लें कि जब से आपका टॉपिक सिलेक्ट होता है, आप सिलेक्शन करते हैं टॉपिक की और एरिया को सिलेक्ट करते हैं, तो तब से ही आपका रिसर्च का काम शुरू हो चुका होता है। तो बहरहाल ये इस टॉपिक की और एरिया की सिलेक्शन से लेके जब आप अपना रिसर्च वर्क सबमिट करवा देते हैं और वो फाइनलाइज हो जाता है या पब्लिश हो जाता है, ये सारा प्रोसेस आपका रिसर्च प्रोसेस है। आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है, आज का लेक्चर हमारा इस चीज पे रहेगा। तो बहरहाल अगेन इंपॉर्टेंट, रिसर्च के प्रोसेस को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, आइए जरा इस पे बात हो जाए। नंबर 1, मैनेजिंग रिसर्च प्रोसेस। हम ये करते क्यों हैं? हमें इसको मैनेज करने की, हम रिसर्च को मैनेज तो करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन हम करते क्यों हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें हमारी यहाँ पे आती रहेंगी। आइए जरा इस पैराग्राफ से देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। It is equally important to plan out process of researching and writing the paper. स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जब बात पेपर की होगी, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, जब हम इस पेपर की बात कर रहे होंगे तो हम एक्चुअली बात कर रहे होंगे रिसर्च पेपर की। और ये यकीनन आपका जो रिसर्च पेपर होता है, आप जब टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जितना काम करते रहते हैं, ये सारा आपका रिसर्च पेपर कहलाता है। अब इसको आप लिखते भी रहते हैं, इसको राइट भी करना होता है, इसके बारे में रिसर्च भी करनी होती है, अपने फाइंडिंग्स भी तलाश करनी है आपने, ये सारा काम आपने करना है। तो इसको प्लान आउट करना, इसको बकायदा एक प्लान के हिसाब से लेके चलना, एक मुनज्जम तरीके से लेके चलना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे कभी भी आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। बल्कि अभी मैं आपको बता रहा था, आपके जिम्मे मैंने अब असाइनमेंट लगा देनी है। पहले तो आपको रिसर्च को सेंड करूंगा मैं आपको पेपर्स, उसमें से क्वेश्चन आपको फाइंड करने होंगे। एक आप देखेंगे रिसर्च पेपर कैसे लिखे हुए हैं, उसके पार्ट्स की, हाँ ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर देन आप रिसर्च का काम करेंगे। तो ये जितना आप काम कर रहे हैं, एक्चुअली आप रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, इसको मैनेज करना, इसको मुनज्जम तरीके से लेके चलना इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Although some type of writing assignments can be completed relatively quickly, अब कुछ ऐसी असाइनमेंट होती हैं जो आप बहुत जल्दी बना देते हैं, उनके लिए आपको कोई मुनज्जम तरीके से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े आसानी से आप उनको बना लेते हैं, बस ऐसे आई और आसानी से बना के आपने दे दी। लेकिन जब आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, और रिसर्च चूंकि काफी कम्प्लेक्स है, मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता, तो उसको मुनज्जम करके आप लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। Developing a good research paper is complex and is a complex process
दैट टेक्स टाइम। अब वही बात आ गई कि अगर आप कोई मुनज्जम, एक बकायदा प्लान शुदा, एक एक तरीके से, एक वे में आप प्रोसेस का काम करना चाहते हैं, तो ये काम जो है यकीनन मुश्किल है। और इसको आपने कैसे करना है, यही हमारी आज की डिस्कशन में ये बात चलती रहेगी। अब इसको हम मुनज़्ज़म कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर इसको, इस काम को, रिसर्च के इस काम को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इस प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो आप इसको बड़े तरीके से लेके चल सकते हैं। आइए जरा देखते हैं वो कौन से हिस्से हैं, कौन से पार्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो हम अपनी इस प्रोसेस के, रिसर्च के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 1, चूज अ टॉपिक। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स टॉपिक को सिलेक्ट करना है। नंबर 2, शेड्यूल एंड प्लान द टाइम फॉर रिसर्च एंड राइटिंग। स्टूडेंट यहाँ दो चीजें हमारे सामने आएंगी, अभी हम इस पे अगली स्लाइड पे तफसील से बात करते हैं कि रिसर्च एंड राइटिंग ये दो मुख्तलिफ काम है, इनका आपस में तल्लक है, लेकिन जब आप इनको करेंगे तो ये मुख्तलिफ होंगे। नंबर 3, कंडक्ट रिसर्च, मतलब आप कंप्लीट रिसर्च करें। ऑर्गेनाइज रिसर्च, उसको मुनज़्ज़म कर लें। ड्राफ्ट योर पेपर, अपने पेपर का एक ड्राफ्ट बना लें। रिवाइज एंड एडिट योर पेपर, आपने एक दफा पेपर लिख लिया, रिसर्च का काम कर लिया, उसको दोबारा रिवाइज कर लें। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप अपनी रिसर्च को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले प्लानिंग योर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट, रिसर्च, ये सारी बातें एक ही चीज है स्टूडेंट। आपको जो टॉपिक है वही आपका प्रोजेक्ट है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं वही आपका प्रोजेक्ट है। ये सारी एक ही बातें मुख्तलिफ टर्म्स से हमारे सामने आती रहती हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। यानी अपने जो आप रिसर्च का काम कर रहे हैं आप उनको प्लान कर लें। अब प्लान आप जानते हैं, कोई तरीकाकार, कोई मेथड, कोई मेथडोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई काम करने का वे, ये सारे आपके प्लान हैं। जैसे हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना और हमारा सब्जेक्ट यही है, और इन मेथड्स से हम पता चलेगा कि इन मेथड्स को अगर हम फॉलो करते हैं या इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च पे, तो हम बेहतरीन तरीके से और एक मुनज़्ज़म रिसर्च प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप जब रिसर्च का काम करना चाह रहे हैं तो एक प्लान बना लें, एक बकायदा तरीकाकार बना लें कि मैंने ये काम इस वक्त करना है, ये मैंने इस वक्त करना है, पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद ये काम करना है, फिर देन एंड पे मैं ये काम करूंगा। ये सारी चीजों का आप एक प्लान बना लें। जब ये काम कर लेंगे आपका रिसर्च का प्रोसेस जो है वो मैनेज हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से रिसर्च का काम कर सकते हैं। टू डेवलप योर प्लान, अब इसमें आपने करना क्या है? अब देखें, प्लान करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज ए कैलेंडर, आप कैलेंडर को इस्तेमाल करें। वही बात कि मैंने ये एक्टिविटी या ये जो काम है रिसर्च का, मैं इस दिन करूंगा और इस दिन स्टार्ट करूंगा और इस दिन इसको मैं एंड कर दूंगा, इस डेट से इस डेट तक मैंने इसको एंड कर देना। फिर उसके बाद मैंने इस काम को स्टार्ट करना, अगले काम को स्टार्ट करना, उसको इतने दिनों में काम खत्म करना है, फिर उसको इतने दिनों में खत्म करना। यानी आप एक कैलेंडर लें, कैलेंडर को यूज करते हुए आप एक शेड्यूल बना लें, इसका स्केड्यूल बना लें और उस स्केड्यूल के हिसाब से आप अपना काम करें। आगे क्या करें? एंड वर्क, और काम करें बैकवर्ड फ्रॉम द डेट योर फाइनल ड्राफ्ट इज ड्यू। मतलब
ये कहना चाहता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल 3 माह के बाद आपने अपने रिसर्च का प्रोसेस, रिसर्च पेपर कंप्लीट करना है और सबमिट करवाना है, तो आप जो तीसरा मंथ की आखिरी डेट है, ये आपकी ड्यू डेट है। आप इस तरीके से प्लान आउट करें कि आप उस आखिरी डेट से पहले अपना काम कंप्लीट कर लें, यानी उससे आगे न जाए। चलें, लास्ट डेट हो गई, उस पर सबमिट हो गया, ठीक है, लेकिन आप उससे बैकवर्ड चलें, उससे रिवर्स चलें आपके, मैंने जो काम करना है उससे पहले करना है, उससे आगे नहीं जाने देना मैंने अपने काम। ये चीज जो है वो आपका है। और इसके लिए आप डिवाइड करें अपने काम को 2 हिस्सों में, आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर लें। नंबर 1, हाफ ऑफ वेरिएबल टाइम, आधा टाइम आप किसको दें? ऑन रिसर्च फेज, आप जो रिसर्च का काम करना है आपने आधा टाइम यानी 1.5 माह उसको दे दें। एंड हाफ ऑन द राइटिंग फेज, और आधा जो मंथ है वो आप दें उस राइटिंग को। स्टूडेंट, अभी मैं बात कर रहा था कि 2 चीजें साथ साथ चलती हैं, सर्च और राइटिंग। आप पहले सर्च करते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसको, जो आपने सर्च किए, जो आपने फाइंडिंग्स ली हैं, जो चीजें आपके सामने आई हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनको बाद में आप लिखते हैं। ये दोनों काम चलते हैं। अब पहले आपको लाजमी तौर पे रिसर्च करनी होती है और उसके बाद जो चीजें आपके सामने आती हैं उनको लिखना होता है। तो आप ये करें कि हाफ हाफ उनको डिवाइड करें। हाफ टाइम मैंने आधे टाइम के लिए रिसर्च करनी, उसके बाद मैंने इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यू हैव अ मंथ टू वर्क, आपके पास 1 माह है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, किसी भी रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास 1 माह है। तो प्लान फॉर 2 वीक्स फॉर ईच फेज, तो हर फेज को आप फिर 2-2 वीक देते जाओ। इसी तरह अगर आपके पास फुल सेमेस्टर है तो प्लान टू बिगिन रिसर्च अर्ली, पहले आप रिसर्च का काम शुरू करें, एंड टू स्टार्ट राइटिंग बाय द मिड ऑफ द टर्म, और फिर हाफ के बाद, मिड के बाद आप अपनी राइटिंग का काम करें। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि आप जो काम रिसर्च का कर रहे हैं, आप जो रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रोसेस चला रहे हैं, उसमें आप ये करना है कि हाफ हाफ अपने ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेना है। हाफ आप रिसर्च के लिए रखेंगे, हाफ आप रिटर्न वर्क के लिए आप उसको रखें। स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी अहम बात कर रहा है, यू माइट थिंक दैट नो वन रियली वर्क दैट फॉर अहेड। आपको ये सोचना है, आपने अपने प्लान ऐसे बनाना है कि आपको लगे कि मेरे इस प्लान से ज्यादा फास्ट कोई काम नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ये नहीं करना एक काम अगर 1 माह में हो सकता है तो उसको आप 2 माह पे लेके चले जाओ, ऐसे भी काम डिले में पड़ जाते हैं और फिर काम रुक जाता है। यू विल प्रॉपरली बी प्लीज्ड विद द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके काम में क्वालिटी आएगी, एंड विद रिडक्शन, और अगर क्वालिटी नहीं होगी तो आप में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। या ये है, अगर अच्छा काम करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये कि डिवाइड करें, हाफ हाफ डिवाइड कर लें, और फिर जो आपने प्लान बनाया है उसी के हिसाब से अपने काम को जारी रखें।
अब यहाँ स्टूडेंट ये जरूर यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और आपका काम मुकम्मल हो गया, नहीं। अब जब फॉर एग्जांपल आप रिसर्च का काम करेंगे तो उसमें भी फर्दर आपके डिफरेंट चीजों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आप उनको फर्दर आगे उनको डिवाइड कर लें, ब्रेक डाउन कर लें अपने काम को, एक्टिविटीज को, कि मैंने पहले इसके बारे में रिसर्च करनी है, फिर इसके बारे में रिसर्च करनी है, फिर इसके बारे में रिसर्च करनी है, वो भी आप फर्दर उनको भी डिवाइड कर लें। और जितना टाइम आपने पूरी रिसर्च के लिए रखा उनको उसी टाइम के हिसाब से ही डिवाइड करें। यही बात यहां पे देखिए, एज यू प्लान, जो ही आप प्लान बनाएंगे, ब्रेक डाउन मेजर स्टेप्स इनटू स्मॉलर टास्क। वही बात आ गया, आपके पास जो मेजर स्टेप है, जैसे आपका रिसर्च का फेज है, फिर आपका राइटिंग का फेज है, तो रिसर्च का फेज आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल स्टेप 3 कंडक्टिंग रिसर्च, जैसे आप स्टेप 3 पे रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करें, लोकेटिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो आपके बड़े अहम रिसोर्सेज हैं जहां से आपको डाटा मिल सकता है या इंफॉर्मेशन मिल सकती है या आपको फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, उनको आप लोकेट करें, उनको तलाश करें। इवेल्युएट देयर यूजफुलनेस एंड रिलायबिलिटी, और उनको देखें कि ये आपके लिए काबिल अमल और काबिल भरोसा है, या बिल्कुल सही है ये रिसोर्सेज आपके। इस तरह रीडिंग उनके बारे में पढ़ें एंड टेक नोट, और उनके बारे में नोट्स बनाते रहें। तो स्टूडेंट, अगर आप ये छोटे छोटे पार्ट्स को भी, स्टेप्स को भी मैनेज कर लेंगे, तो आपका ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट है या आपका रिसर्च का प्रोसेस जो है, ये आपका मैनेज हो जाएगा। नंबर 2, कंडक्टिंग रिसर्च। स्टूडेंट, आपने प्लान बना लिया, अब आप बकायदा रिसर्च पे। अच्छा, इसमें हमने शुरू में देखा था कि शुरू था कि सिलेक्टिंग टॉपिक, तो ये चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टॉपिक को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वो काम जो है वो आप हम उस पर बड़ी बहस कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो ये तीसरा स्टेप जो हमारे सामने आता है, कंडक्टिंग रिसर्च, यानी अब आपने बकायदा रिसर्च का काम करना है। स्टूडेंट, ये आपका इंक्वायरी बेस्ड प्रोसेस है। इंक्वायरी बेस्ड प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें आपने चीजें फाइंड करनी है, तलाश करनी है, खोजनी है, आपने के बारे में आपने उनको ट्रेस आउट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये चीज जो है वो आपको करनी है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन, ये हमने रिसर्च क्वेश्चन पे बड़ी अहम और बड़ी तफसील से बात की थी, और ये वही क्वेश्चन है कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन तैयार करें। गैदर इंफॉर्मेशन, अब आप क्वेश्चन भी तभी इंफॉर्मेशन बेहतर बना सकते हैं जब आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी, फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। या आपके पास अच्छे क्वेश्चन है तो आप इंफॉर्मेशन भी अपनी रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा अच्छी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने तलाश कर ली, उसके बाद एनालाइज करें, उनको देखें कि मैंने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है क्या वो सही भी है या नहीं, वो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले ली है जो मेरे टॉपिक से मुताबिकत ही नहीं रखती और उसको मैंने अपनी रिसर्च में शामिल कर लिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इवैल्यूएट एविडेंस, और स्टूडेंट एनालिसिस करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद फिर एविडेंस से उनको बाअमल बनाना है आप लोग। यानी बकायदा आप एक चीज लेके आए, आप साबित करना चाहते हैं कि ये बात सही है, तो उसके अगेंस्ट आपको एविडेंस भी पेश करने पड़ेंगे, आपको बकायदा सबूत पेश करने पड़ेंगे, जी ये ऐसे बात है तो ये सही है, तो वो सबूत भी पेश करें, उनको भी लेके आए, ड्राइंग कंक्लूजन, और फिर नतीजे अखज करें, नताइज अखज करें, रिजल्ट्स निकालें आप।
एंड शेयरिंग नॉलेज गेन, और जो आपने नॉलेज लिया है उनको शेयर करें। आपकी रिसर्च टीम में जितने लोग हैं उनके साथ शेयर करें आप उसको। The ability to conduct research is a critical skill. Students need to be college and career ready. स्टूडेंट, वही बात आ गई कि ये रिसर्च का काम जो है ये यकीनन क्रिटिकल है, आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल है, होता नहीं है, हर बंदा कर रहा है और बहुत सारों ने किया है, लेकिन फिर भी मेहनत चाहिए। तो बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉलेज में हो और उसके लिए आपके पास बड़ी उसने कैरियर रेडी होनी चाहिए। मीन के आपकी जो रिसर्च का काम आप कर रहे हैं वो आपकी जो प्रोफेशनली आपने आगे चल के काम करना है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आगे चल के आप वो पेपर आपका शाया भी होता है, पब्लिश भी होता है, तो आप उसी फील्ड में आगे चल के काम कर रहे हो और लोग आपको उसी हिसाब से आपको हायर कर रहे हो या आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, वो आपकी कैरियर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे सामने है कंडक्टिंग रिसर्च। इसमें आपने क्वेश्चन तैयार करने, उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगेंस्ट या उन क्वेश्चंस के से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फिर जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उनको एनालाइज करना है। आप समझते हैं आपने सही इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके उसके लिए आपको एविडेंस पेश करने पड़ेंगे। फिर एविडेंस पेश कर दिए तो नताज निकालने कि इसका नतीजा ये निकला है, और फिर वो नॉलेज आपने शेयर करना है अपनी रिसर्च टीम के साथ या जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके साथ आपको शेयर करना। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट, आपको कहा जा रहा है कि मुनज्जम रहें। मसलन आपने प्लान तो बना दिया लेकिन आप उस प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे, तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। आप बेशक जितनी अच्छी प्लानिंग कर लें, आप उस प्लानिंग को अप्लाई ना करें, इंप्लीमेंट ना करें, वो किसी काम की नहीं है। आपको खुद भी अकॉर्डिंग टू प्लान आपको चलना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये कि अपने टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से, अच्छा या टाइम और रिसोर्सेज की बात आ गई कि जो आपने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से चलते रहे और जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो आपके पास होने चाहिए ताकि आपका रिसर्च का काम चलता रहे। मसलन आपको रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, आपको इसी तरह कई अच्छे आईडीज या प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ ये चीज़ें आपको चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वो रिसर्च का काम तो नहीं कर सकेंगे। तो दोनों चीज़ें टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से आपको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सिस्टमेटिकली मीन पूरे मुनज्जम तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए। उनके इन ये जो आपने शेड्यूल बनाया और जो आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो आपके पास होने चाहिए और इन उन्हीं को आपको लेके आप उन्हें चलें। ये ना हो कि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े और आपके पास वो हो ही नहीं। थ्रू आउट प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट में या इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइज बोथ योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली, अपने टाइम और रिसोर्सेज को मैनेज करें आप। रिव्यू योर शेड्यूल फ्रीक्वेंटली, और आप बार बार चेक करते रहे अपने शेड्यूल को, जो आपने अपने प्रोसेस का शेड्यूल बनाया है उसको बार बार चेक करते रहे। मसलन एक काम के लिए आपने कहा कि मेरे 5 दिन लगेंगे, वो आपके 3 दिन में हो गया, तो अब अगले 2 दिन आप फारिग हैं तो उसको फारिग रहने में आप अगला काम शुरू कर लें और फिर अपने प्लान को अपडेट करते रहे। एंड चेक आउट योर प्रोग्रेस, और अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें कि क्या मैं अपने जो मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है और जितने रिसोर्सेज मैंने एलोकेट किए हैं मैं उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं मैं टाइम से पीछे जा रहा हूँ?
ज्यादा टाइम आपको नुकसान देगा, आपके टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे और आपका बजट भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, मुनज्जम रखना है अपने आप। इट हेल्प्स टू पोस्ट योर शेड्यूल इन अ प्लेस वेयर यू विल सी इट एवरी डे। अब अपने शेड्यूल को वहां रखें, उस 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 सिचुएशन में लेके आए जहां ये शेड्यूल आपके सामने रहे। जैसे आपके पास शेड्यूल रहे, आप अपनी ईमेल एड्रेस पे रख लें, आप उसको, आप उसका एक कैलेंडर बना लें। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल है, आप उन पे उसको शेड्यूल करके रखें और वो आपके सामने रहे। अरेंज टू रिसीव डेली रिमाइंडर, और डेली रिमाइंडर लगाएं, आपको रिमाइंड करते रहें कि जी ये काम आज आपने करना है, ये काम आज आपने करना है। डेली रिमाइंडर आपके पास होना चाहिए। चेक ऑफ कंप्लीटेड टास्क, अब जो काम कर लिए उनको भी चेक करते रहें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करें, जैसे आपके पास स्मार्टफोन्स हैं या आपके पास मोबाइल्स हैं, इनको यूज करें आप, इन पे अपना शेड्यूल बना लें, रिमाइंडर्स लगाएं इन पे, या आपको कॉल करते हैं, आपको रिमाइंड करवाते रहें। एक तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। दूसरा, ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अब जो आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, जितना भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जो आपका काम चल रहा है, उसको आपने ऑर्गेनाइज रखना है इन अ बाइंडर। ये एक जैसे आप बाइंडर होता है उसमें आप उसको रख लें, या इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर, या आप कंप्यूटर पे फोल्डर बना लें। अपना जितना आपका रिसर्च का काम हो उसको वहां पे रखते रहें और उनको लेबल करें अपने डॉक्यूमेंट्स के, अपने रिसर्च के हिसाब से उनको लेबल करते जाए कि भाई ये रिसर्च। ये ना हो कि आप फोल्डर बनाए बाद में आपको उसका नाम भी याद ना रहे, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। इस तरह नोट कार्ड्स को यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को यूज करें, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करें। स्टूडेंट्स, ये बिब्लियोग्राफी जो होती है, ये आपकी जितने भी आपने बुक्स जहां से, ये उन बुक्स की लिस्ट होती है जहां से, जिन बुक्स को आपने रीड आउट किया हुआ और वहां से आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है, ये उन बुक्स की लिस्ट होती है। उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। ये नहीं है कि आपने एक बुक को पढ़ा, उसमें से डाटा तो ले लिया, बाद में आपने उस बुक का नाम ही भूल गए, आपको पता ही नहीं, आपसे कोई पूछे जी ये पैराग्राफ आपने कहाँ से लिया है, तो आप बताने के काबिल न रहे कि मैंने किस बुक से लिया। जब आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे अपने रिसर्च में मेंशन करेंगे? कोई मानेगा ही नहीं कि ये इसने जो है ना किसी रिसर्च से किसी पेपर से डाटा लिया हुआ है, इस चीज को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बल्कि अवर तो ये कि आपके रिसर्च पेपर में आपको, आप ये मेंशन करेंगे कि मैंने ये जो पैराग्राफ है फला बुक से या फला रिसोर्स से या फला रेफरेंस से मैंने ये चीज ली हुई है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कितना कुछ करना पड़ रहा है। ये सारा करने की हमें जरूरत क्यों है? ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें इन तमाम चीजों की जरूरत पड़े तो वो टाइमली हमारे पास अवेलेबल हो, हम उनको ढूंढने में टाइम ना लगे, बल्कि घंटे ना लगे, हमारा टाइम ना खर्च हो। किस वक्त? जब हम रेफरेंस पेज बना रहे होंगे। स्टूडेंट, ये आपके रिसर्च पेपर जो आप मैं सेंड करूंगा वहां पे एंड पे आप देखिएगा, उसके ऊपर रेफरेंसेस लिखे होंगे। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लीज इस चीज को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये रिसर्च पेपर कैसे होते हैं। या मैंने एक रिसर्च पेपर अपना डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसर्च पेपर क्या होता है। स्टूडेंट, ये एक रिसर्च पेपर है, मैंने लिखा था, मेरे जिम्मे लगाया गया था जब मैं एमफिल कर रहा था। तो इसका टॉपिक मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था, ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो
सब्जेक्ट है, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें ये टॉपिक मैंने खुद सिलेक्ट किया था और उस पर मैंने ये रिसर्च लिखा था, रिसर्च पेपर लिखा था। अब ये इसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारा काम चलते चलते ये मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया था, ये उसमें कैसे काम कर सकता हूँ, ये देखो ये चीजें मेंशन की हुई हैं कि ये मैंने फलां रेफरेंस से ये जो पैराग्राफ है मैंने फलां रेफरेंस से लिया हुआ है। तो बहरहाल ये सारा मेरा रिसर्च पेपर है, इस पे मैंने काम किया हुआ है और मैंने ढूंढा है कि कौन से फ्रेमवर्क है जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारा काम है, उसी तरीके से करते जा रहे हैं। अब ये सारी फाइंडिंग है, फाइंडिंग करने के बाद फिर दैन पे कंक्लूजन, ये वही रिजल्ट्स निकाले गए हैं। इसके लिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ा गया, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा गया है। यहाँ पे उन तमाम रेफरेंसेस को जिनको पढ़ा गया, ये वो रेफरेंस भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनसे ये डाटा, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद वहाँ से ये डाटा उठाया गया है और वहाँ से ये डाटा सेम टू सेम नहीं लिखा गया स्टूडेंट, वहाँ से जो काम की चीज़ें वो ली गई और अपने लफ्ज़ों में मेंशन की गई। तो ये वो बरल रेफरेंसेस हैं। अब मैं अगर भूल जाता कि मैंने किस बुक से या किस आर्टिकल से मैंने डाटा लिया है, तो मुझे पता ही ना होता। मसलन यहाँ पे मैंने कहीं 1 लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी रिसर्च पेपर पे मैंने 1 लिखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा, देखें जी, ये लिखा हुआ है 1, ये नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो चीज है या इतनी जो चीज है, ये मैंने इस आर्टिकल से लिए, इस पेपर से ली है। ली का मतलब ये नहीं कि मैंने वहां से बिल्कुल सेम कॉपी करके लगा दी है, नहीं, वो मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है और वहां से जो मुझे चीजें मिली है काम की, वो मैंने वहां पे अपने लफ्जों में मेंशन की है। तो ये मैंने इस रेफरेंस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब अगर ये चीज मैं भूल जाता, ये मैं रेफरेंस को याद ना रखता, तो वहां पे मैं 1 लिखता, तो यहाँ पे मैं फिर क्या लिखता? ये तो चीज मैं भूल चुका था, मैं क्या फिर किसी और का नाम लिख देता? ऐसे भी गलत हो जाता। तो कहने का मतलब ये कि आप जिन रिसोर्सेज से आप डाटा लें, उनको याद रखें, ताकि जब आप ये रेफरेंस का काम करें तो आपके सामने वो जो सोर्स हैं वो आपके सामने रहें और आप उनको मेंशन कर सकें। स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट हैं? जी सर। जी सर। ठीक हो गया जी। ड्राफ्ट योर पेपर। स्टूडेंट, पेपर, अभी मैं आपको पेपर दिखा रहा था। पेपर ये वो नहीं है जो आप एग्जाम में जाते हैं और वहां पे आपके सामने पेपर आता है, ये उस पेपर की बात नहीं हो रही। इस पेपर को रिसर्च पेपर भी कहते हैं, इसको एकेडमिक पेपर भी कहते हैं और इसको सिंपल पेपर भी बोलते हैं। ये बात जेन में रहे। इसका ड्राफ्ट बना लें। ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज फिर अगेन वापस ले चलता। आप अगर गौर से देखें तो यहां पे अब्स्ट्रैक्ट के बाद मेरे पास इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये अब्स्ट्रैक्ट भी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ही होता है, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं होती। मैं आपको ये पेपर सेंड करूंगा, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। इसकी जस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लेना, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा और जो इसमें चीजें हमने मेंशन की हैं वो आप इसको देख लेना। बहरहाल, सबसे पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन को डाला हुआ, ये सारा मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं इसमें करना क्या चाहता हूं, ये सारा मैंने बताया हुआ। उसके बाद नंबर 2 पे बॉडी। अब इंट्रोडक्शन के बाद यहां से मेरा असल काम शुरू हो गया। अब ये जितना भी मैंने काम किया है, ये सारा का सारा कंक्लूजन तक मेरे ये इस पेपर की बॉडी है।
ये सारी इस पेपर की बॉडी, जिस मकसद के लिए मैंने ये पेपर लिखा है वो सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद कंक्लूजन, आप ये देखिए, ये तीसरी चीज मैंने यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन कर दी। और लास्ट पे आपके रेफरेंसेस, ये आपको लाजमी मेंशन करने होते हैं, ये जरूरी है। तो आप अपने पेपर का एक ड्राफ्ट बना लें कि मैंने करना क्या है, मेरे पेपर में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखा चुका हूं, बॉडी मैं आपको दिखा चुका हूं, कंक्लूजन मैं आपको दिखा